यहाँ पर हिंदी के पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार इस पेपर को पूरा आप देख लीजिए, पूरा हल आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बस वीडियो आप एंड तक देखिए। जीवन परिचय किस तरह से लिखना है, साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है, अगर कहानी आती है वो आपको किस तरह से लिखनी है, यानी यहाँ पर गाइस आपको पूरा पेपर मिलेगा। एक बार इस पेपर को आप देख लीजिए, फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और अगर गाइस आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगे तो हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है, जो आपका बैलेंस मॉडल पेपर है, उसका फुल सॉल्यूशन। और गाइस अगर आपको हिंदी में वहाँ पर कुछ समझ में ना आए, हिंदी के पेपर जैसे आप देने गए हो वहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा बहुत पेपर आपको आता है पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको नहीं समझ आती, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। बस वीडियो आपको एंड तक देखना। अगर इस बार का बोर्ड एग्जाम आप देने वाले और हिंदी आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हिंदी का जो पेपर है वो किस तरह से आपको वहाँ पर देना है, और हिंदी के पेपर में कुछ ना आए तब आपको क्या करना है, हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर कैसे लाए, और हिंदी के पेपर में कुछ ना आए तो वहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर जैसे एंड तक आप वीडियो को देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। क्लियर? तो चलिए गाइस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो आपका बैलेंस मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम पास आ गया है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो में जो आपको मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलेगा गाइस, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, तो उसको आप पूरा देखिए। और जब आप पूरा देख लेते हो एक बार उसको दोबारा से आपको रिवीजन करना है, रफ पर खुद से पेपर को हल करना है। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे नंबर से हिंदी में 100% पास हो जाओगे, अगर इस पेपर को गाइस आप पूरा देखते हो, यानी पूरा आप हल करते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो आप एंड तक देखिए। और आपको बता दिया है कि हिंदी के पेपर में आपको वहाँ पर किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। पहले तो OMR जो आपको सीट मिलेगी उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें भर देने हैं। उसके बाद जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नोत्तर नंबर या फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद नीचे आपको उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं लिखना। किस तरह से बोर्ड की कॉपी लिखनी है वो भी वीडियो आपका बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए गाइस उस पेपर को हम देख लेते हैं, कौन सा आपका बैलेंस मॉडल पेपर है और उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर? और गाइस वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वही लिख दिया है ताकि पेपर आपका जल्दी से यहाँ पर आप देख लो कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका पास है तो वीडियो में ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ। नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है, किसकी है? इसकी विधा क्या हो जाएगी? इसकी विधा हो जाएगी गाइस आत्मकथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह हो जाएगा तब की बात और थी। हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्यत मापदंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। यानी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो जो राइट ऑप्शन है वही यहाँ पर लिखा है, क्या है? सिद्धराज। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या हो जाएगी? सिद्धराज। प्रगतिवादी के सशक्त कवि हैं, कौन है? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे के
संपादन के कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस पर? चिदम्बरा पर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको वहाँ पर क्या दिया जाता है, तो चलिए उनको देख लेते। कुछ और भी आपकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी यहाँ पर वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब एक बार यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और जो आपका रह गया था पेपर उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। गाइस, एक बार आप इसको देख लीजिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं हम देख चुके हैं। ठीक है, और जो आपके दिए जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी पर डिस्कस हम कर चुके हैं। तो चलिए गाइस, आगे का जो आपका पेपर है उसको देख लेते हैं। और ये जो आपकी यहाँ पर ये व्याख्या दी है, ये जो आपका पद्यांश दिया है, इसकी व्याख्या किस तरह से करनी है, यहाँ तक पेपर हमने देख लिया था। अगर आपने गाइस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका रह गया था, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे का जो आपका पेपर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लिखोगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907। याद रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसके आगे गाइस आप इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे आपको इस तरह से वहां पर लिखना है, नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग सज्जा पर ही चिर निंदा में सो गए। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक परिचय आपको वहां पर किस तरह से लिखना है तो उसको देख लीजिए। हेडिंग डालोगे आप साहित्यिक परिचय। अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो यहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। पहले एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें जो मेन पॉइंट है, इनका जन्म कब हुआ, माता का नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, भाषा शैली क्या है, मृत्यु कब हुई, तो वो लिखने के बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इस तरह से आप वहां पर साहित्यिक परिचय लिखोगे। साहित्य में आपको क्या क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर एकदम पूरा लिखकर आपको बताया गया है कि पेपर में अगर जीवन परिचय आता है तो वो किस तरह से लिखोगे, साहित्यिक परिचय अगर आता है तो वो किस तरह से लिखोगे। तो वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्यिक परिचय निम्नलिखित दिया जाता है। फर्स्ट, निबंधकार के रूप में। तो निबंधकार के रूप में आप लिखोगे आचार्य द्विवेदी ने निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है। सेकंड, आलोचक के रूप में, और इसमें आप लिखोगे कि आलोचक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचक कृति है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा
पॉइंट आप लिखोगे उपन्यासकार के रूप में, इसमें लिखोगे द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये किसके उपन्यास हैं आपको ध्यान रखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनंतदास का पोथा। ठीक है, उपन्यास है ये इनके किसके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब कृतियों पर भी यहाँ पर प्रकाश डाल लेते हैं, तो इनकी कृतियां, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। आप वहाँ पर इस तरह से लिखोगे कृतियां, हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से। फिर आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। पहला निबंध संग्रह, इसमें आप लिखोगे अशोक के फूल। देखिए, अगर आप जीवन परिचय और साहित्य परिचय सही से याद रखते हो तो रचनाएं फिर आपको ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो अगर गाइस आप सही ढंग से पढ़ते हो और ये रचनाएं सही ढंग से देखती हो तो ये फिर अलग से आपको ज़्यादा नहीं याद करनी पड़ेगी। यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा है। अशोक के फूल, कुटज, विचार और प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक व कल्प लता। ठीक है, इसके बाद आलोचना साहित्य। तो आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा है, आप यहाँ पर लिखोगे कि सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मम। इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है तो अभी आप देख भी चुके हो। इन्होंने लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नमा, अनामदास का पोथा। ठीक है, ये इनके 4 उपन्यास हैं। भाषा शैली आपको वहाँ पर इनकी किस तरह से लिखनी है, चलिए देख लीजिए। आप यहाँ पर लिखोगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप में बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। इनकी भाषा शैली पर आधारित प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है भाषागत विशेषताएं, और इसमें आप लिखोगे द्विवेदी जी की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। द्विवेदी की भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से इन्होंने गंभीर तथ्यों को भी सरलता रूप से प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद शैलीगत विशेषताएं, और इसमें आप लिखोगे कि द्विवेदी जी की शैलीगत विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार है। गणेशात्मक शैली, द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व, और गाइस आपको ध्यान रखना है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय आप लिखो, थोड़ा लॉन्ग में ही आपको लिखना है, ज़्यादा शॉर्ट में वहाँ पर नहीं लिख कर आओगे आप। ठीक है, देखिए इसके बाद आप लिखोगे से संबंधित निबंधों की रचना गणेशात्मक शैली ही की है। विचारात्मकता, और इसमें आपको लिखना है कि द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक है। इन्होंने गंभीर से गंभीर विषय को बड़ी कुशलता तथा बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया है। इस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता मिलती है। अलंकारिकता, इसमें आप लिखोगे द्विवेदी जी ने कहीं कहीं अभिव्यक्ति को चमत्कार प्रदान करने के लिए अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से उनका गद्य काव्य जैसा मनोरम हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया जाता है, जैसे पहले दिया जाता है कि गद्य से जो आपके लेखक है उनमें से एक का जीवन परिचय, फिर आता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए पद में कौन कौन से जीवन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको यहाँ पर देख लीजिए। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कौन कौन से आप वहाँ पर लिख कर आओगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का वहाँ पर जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप किस तरह से लिखोगे उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन किस तरह से वहाँ पर दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसे यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय लिखोगे कि छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890, ठीक है, कब हुआ था? सन 1890 में, संवत 1946 में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। इसके बाद आप लिखोगे कि अल्प अवस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इसके बाद आप लिखोगे इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता इनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें ये दुकान की बही के पन्नों पर सजो दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राष्ट्रमाँ से प्रेरित रहने के कारण 14 नवंबर, आप यहाँ पर लिखोगे 14 नवंबर सन 1937 को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में इनका स्वर्गवास हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1890 में, जयशंकर प्रसाद का मृत्यु हुई थी 1937 में। साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है। और जैसे आज अगर आपने वीडियो देखा है तो उसको आप आज ही तैयार कर लीजिए, यानी जैसे इस पेपर को देख रहे हो तो इसको आज ही तैयार कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हो, ठीक है। साहित्यिक परिचय में आप लिखोगे द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एवं कालजी कृति है, ये ध्यान रखना है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ। कृतियां आप लिखोगे प्रसादी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की, जिसमें कामायनी जो इनका महाकाव्य है, आप लिखोगे यह महाकाव्य छायावादी काव्य कीर्ति का स्तंभ है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय श्रद्धा और बुद्धि ईड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है आंसू, तो इसमें आप लिखोगे कि आंसू यह वियोग पर आधारित काव्य है। इसके एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठी। चित्राधार आप लिखोगे इसमें यह प्रसाद जी का ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है। इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की है, जैसे नाटक इनके कौन कौन से हैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, कहानी संग्रह प्रसाद जी उत्कृष्ट कोट के कहानीकार थे। छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। निबंध में काव्य और कला, ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन गाइस ये आता है कि बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए ये जो आपका रह गया है, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए आगे का जो पेपर आपका रह गया है, तो पूरा पेपर का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर सही ढंग से वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे पूरा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आप लिखोगे दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। कौन? दिल बहादुर। फिर आप लिखोगे वह एक असहाय बालक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। इसके बाद आप लिखोगे कि निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दौब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे।
यदि बहादुर, देखिए इसके बाद लिखोगे, यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर के बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसका काम करने में इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने उसे डांटा तो उसने कहा, देखिए बहादुर ने क्या कहा, बहादुर ने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए गाइस, आप इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से वहाँ पर अगर बहादुर कहानी आती है तो आप इस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दी। ठीक है, एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छानने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। उसने पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस, आप इस तरह से लिखोगे कि बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। इस घटना के बाद सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उस दिन के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से आए लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। उसके पति किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। ठीक है, तो बहादुर कहानी का जो सारांश है, अपना कथा अपने शब्दों में लिखिए। आप इस तरह से लिखोगे। आगे का पेपर देखिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आलोक व्रत खंड काव्य के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का भी हम आंसर देखेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। 8वां प्रश्न पहले देख लीजिए कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 गद्यांश मिलते हैं संस्कृत के चैप्टर से। किसी 2 चैप्टर से आपके 2 गद्यांश रख दिए जाएंगे, जो आपको सही ढंग से, जिसका अनुवाद हिंदी में पता है, जिसका संदर्भ आपको पता है, वही वहां पर चूज करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका चैप्टर है संस्कृत भाषा, तो उसका एक जो गद्यांश है यहाँ पर उठाकर रखा गया, उसका हम हिंदी अनुवाद यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया। ये चैप्टर इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए और ये जो गद्यांश है आप बुक में देख लेंगे। और आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो रचनाएं हैं और भी क्वेश्चन उनको देखा। सेकंड पार्ट में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय है उस पर डिस्कस किया। आगे का पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइस, अगर उन 2 वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। आप लिखोगे कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी, भवभूत और महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक
एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, तो ये जो गद्दा है उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं का खा क्या दिया जाता है। क्वेश्चन गाइस आता है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य में सुभाषित रत्नानी। अब आपको ध्यान रखना है, जो आपका पद्य खंड दिया जाता है संस्कृत में, तो जो सुभाषित रत्नानी आपके श्लोक दिए जाते हैं, तो गाइस आप पद में उन्हीं को पूरे श्लोक जो भी है उनका अच्छे से हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। एक ना एक हर बार हर बोर्ड एग्जाम में दिया ही जाता है, तो उसका पूरा आप देख लेंगे। और संस्कृत में जो गद्य भाग है उसमें संस्कृत भाषा या महत्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको देख लेंगे। इसका हिंदी में अनुवाद सही से आपको चैप्टर पढ़ना है जब भी आपको टीचर पढ़ाए। और ये जो सुभाषित रत्नानी, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं इसको सही ढंग से देख लीजिए। तो कौन से श्लोक हैं, श्लोक का एक आपका हिंदी अनुवाद दिया गया, श्लोक आप बुक में देख लीजिए। तो दिया गया, ऐसा विद्या एक ऐसा धन है न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ठीक है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही भारत है तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों में प्रधान है। कौन? विद्या। ठीक है, नमा क्वेश्चन गाइस क्या आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्नों के ही उत्तर वहां पर देने हैं, तो इम्पोर्टेंट कौन से हैं ये देख लीजिए। का सर्वज्ञा भवति आत्मना दर्शनेन नरा सर्वज्ञा भवति। अगला क्वेश्चन, मूर्खाया काल कथम गच्छति, तो मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्या कलहेन वा गच्छति। 10वां क्वेश्चन ये आता है कि शांत अथवा रौद्र रस की परिभाषा दीजिए स्थायी भाव सहित। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए गाइस, रौद्र रस की परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए स्थायी भाव इसमें क्या होता है, क्रोध, रौद्र रस है। ठीक है, परिभाषा हो जाएगी जहां विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहीं पर याद कर लीजिए ये। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है कि प्रतीप अथवा यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यमक अलंकार की परिभाषा आप लिखोगे कि यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, ये आपको पता है। ठीक है, इस प्रकार जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो, यमक अलंकार अच्छे से याद कर लीजिए, जहां एक शब्द या शब्दों का समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार कैसा हो, अलग हो, भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो क्या कहा गया है, जहां एक शब्द की उत्पत्ति, शब्द या शब्द समूह की उत्पत्ति बार बार हो मगर उनका अर्थ कैसा हो, अलग हो, भिन्न हो, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दोहा अथवा हर गीत का छंद की उदाहरण परिभाषा दीजिए। उदाहरण भी आपको देना है साथ में। तो चलिए देख लीजिए, इसकी पहले परिभाषा क्या हो जाएगी, इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखेंगे। और गाइस आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपने बोला था कि एक मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन दीजिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पर गाइस रखे गए हैं, और आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप जरूर देख ले, ये आपका तीसरा पार्ट है उसका। ठीक है, और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा याद कर लीजिए। दोहा क्या है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण। किसमें, दोहा में। पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं, 11-11 मात्रा। इसका उल्टा क्या हो जाता है, सोटा।
तो 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होनी चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए गाइस, आप लिखोगे लसत मंजुमुन मंडल बदसिय रघुचंद ज्ञान सभा जनतन धरे भगत सच्चता नंदू। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये आपको अच्छे से कर लेना। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, प्रदूषण की समस्या और समाधान, साहित्य और समाज और मेरा प्रिय कवि, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन पर आपको निबंध याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि नाविका का संधि विच्छेद है। तो नाविका का संधि विच्छेद हो जाएगा 9 + 1। पूर्व रूप संधि है विष्णु + अब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो शिक्षा अभ्यास से आती है, संस्कृत में क्या कहेंगे, शिक्षा अभ्यासेर भवति। सदा सत्य बोलना चाहिए, इसको हम संस्कृत में कहेंगे सदा सत्यम वदेत। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए, जो आपका मॉडल पेपर था उसका हमने फुल सॉल्यूशन देख लिया है। ठीक है, तो अगर आपने गाइस फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। इसी तरह से गाइस हिंदी में आपका एक और मॉडल पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका पेपर था। ठीक है, इसी तरह से गाइस हिंदी के पेपर का आपको एक और मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के फुल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है तो वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।